नमस्कार दोस्तों, कहानी विद कीर्ति चैनल में आपका स्वागत है। भाभी, ओ भाभी, माँ कहाँ है? मैंने पूरा घर छान मारा, ना ही भैया दिखाई दे रहे हैं, ना ही माँ दिखाई दे रही है। आप जानती हैं क्या भैया और माँ कहाँ गए हैं? क्योंकि आज तो भैया के ऑफिस की छुट्टी है, फिर भी घर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे तेरे भाई, तेरी माँ, तू जान कहाँ गए? तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे मैं तेरी चौकीदार हूँ। मुझे तेरे सवालों के जवाब देने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? मुझे नहीं मालूम वे लोग कहाँ गए हैं, और तू मेरा ज़्यादा दिमाग मत खा, मुझे अपना काम करने दे। और हाँ, सुबह के नाश्ते के सारे बर्तन सिंक में पड़े हैं, उन्हें जल्दी से धोकर रख दे। कहकर नैना की भाभी मनीषा नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। उसने नैना से ये भी नहीं पूछा कि तू कॉलेज गई भी तो वहाँ क्या हुआ और इतनी जल्दी कैसे आ गई। दरअसल उस दिन नैना के बीएड का फाइनल ईयर का रिजल्ट आया था, जिसमें वह अपने कॉलेज में टॉप की थी। उसे उच्च श्रेणी की छात्रा के रूप में नवाजा गया था और कॉलेज की तरफ से 1,21,000 रुपये का इनाम भी दिया गया था, जो प्रतिवर्ष टॉपर छात्र छात्रा को दिया जाता है। वही खुशखबरी नैना अपनी माँ और भाई को सुनाना चाहती थी। वह अपनी भाभी को भी सुनाती, लेकिन उसकी भाभी उसके साथ कभी भी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। इसलिए वह चाहकर भी अपनी भाभी के साथ अपनी खुशी या गम बांट नहीं सकती थी, क्योंकि नैना की भाभी मनीषा कम पढ़ी लिखी थी। इसलिए वह नैना की पढ़ाई से जलती थी, क्योंकि उसके पास पड़ोस की कोई ना कोई औरत उसके घर में आ ही जाती और अनजाने में ही सही वह नैना की पढ़ाई को लेकर उसकी तारीफ़ों के पुल बांध ही देती थी, जो मनीषा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अभी नैना महज 20 साल की हो रही थी कि मनीषा अपने पति के कान भरने लगी कि हमें अब नैना के हाथ पीले कर देना चाहिए, क्योंकि लड़कियां जैसे जैसे बड़ी होती जाती हैं कुछ ना कुछ गलत करने लगती हैं। अगर हमें बदनामी से बचना है तो नैना की शादी हमें जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए, क्योंकि मनीषा नहीं चाहती थी कि नैना कभी भविष्य में उनसे बेहतर जिंदगी जिए। वह चाहती थी कि नैना हमेशा गरीब भिखारी की तरह जीवन जिए, हमेशा दूसरों के टुकड़ों पर जिए। वही नैना चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर स्वयं के पैरों पर खड़ी हो जाए, स्वाभिमान की रोटी खाए, उसे दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तभी एक दिन नैना के भाई ने अपनी माँ उर्मिला जी से कहा, माँ, अब नैना की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, जवान लड़की को और कितने दिनों तक घर में बैठा कर रखेंगे? कभी ऊंच नीच हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए मेरी बात मानो। मनीषा ने एक लड़का देख रखा है, वह भले ही कम पढ़ा लिखा है, लेकिन नैना से शादी करने के लिए वह लोग तैयार हैं। दहेज में उन्हें कुछ नहीं चाहिए, और आप तो जानती ही हैं, अगर दूसरी जगह शादी करेंगे तो लड़के वाले दहेज में मोटी रकम मांगेंगे, और हम तो इतना दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो अपनी बहू की आदत जानती ही हो। इसलिए मेरी बात मानो और नैना को जितनी जल्दी हो सके शादी के लिए मना लो। कहकर माँ की बात सुने बिना ही उर्मिला जी का बेटा रोहित वहाँ से चला गया। जब उर्मिला जी ने वह सारी बातें अपनी बेटी नैना को बताया तो नैना अपनी आंखों में आंसू लिए बोली कि माँ, आप भैया को समझाओ ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे तो अपने पैरों पर खड़ा होना है। काश कि पापा जिंदा होते तो आज मैं अपने भाई और भाभी पर बोझ नहीं बनती, कम से कम मुझे कुछ करने का एक मौका तो मिलता। प्लीज़ माँ, नैना अपनी माँ उर्मिला जी से कहती है। उर्मिला जी बोली, बेटा अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चला, मैं भी तो तुम्हारे भाई पर ही निर्भर हूँ, तो मैं क्या ही कहूँ। और वैसे भी जवान ननद और बूढ़ी माँ भाई भाभी के कलेजे में कील की तरह चुभते हैं। उन्हें तो लगता होगा कि बस जल्दी से जल्दी इन दोनों से छुटकारा मिल जाए। अभी मैं तो मर नहीं रही हूँ, तो वह लोग तुम्हारी शादी करके तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। नैना बोली, क्या मेरी ज़िंदगी के 2 साल भी मुझे नहीं मिल सकते? माँ, भैया, भाभी कभी मेरी पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते, बस ये है, दोनों गैरों से भी यही पूछते रहते हैं कि शादी के लिए कैसा भी लड़का ढूंढो। ये क्या बात हुई? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। इतना कहते कहते नैना रोने लगी। तभी उसकी भाभी मनीषा वहाँ आई और बोली, इस महारानी के सपने तो देखो कितने बड़े बड़े हैं,
पहले नौकरी करेंगी, फिर 2-3 साल बाद शादी करेंगी। अब बूढ़ी होकर शादी करनी है क्या? समाज वाले हमारा जीना हराम कर देंगे, पर इसे क्या, इसे तो हमारी परवाह ही नहीं है। बेटी की उम्र निकलती जा रही है और उसे घर में बैठाने के सपने देखने में माँ भी साथ दे रही है। सुनो नैना, नौकरी कोई ऐसे ही सड़क पर पड़ी हुई नहीं मिलती है, और अगर तुम्हारी ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो लड़का भी नहीं मिलेगा। और आप मम्मी जी, आप अपनी बेटी को समझाने की बजाय उसका साथ दे रही हैं। अपनी सास उर्मिला जी की बातें सुने बिना ही मनीषा अपने पति रोहित से बोली, सुनो जी, 2-3 दिन महीने में जल्दी से जल्दी मैंने जो कहा था वह लड़का देखकर इसकी शादी निपटा दो, ताकि हमारे सिर से बोझ उतरे। आगे भी हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। कब तक बहन को घर में बिठा करके रखोगे? वैसे भी आपकी माँ भी किसी बोझ से कम है क्या? रोहित कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसने हाँ में गर्दन हिला दी। नैना अपने भाई की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी और बोली, भैया बड़ी मुश्किल से मैंने बीएड की पढ़ाई पूरी की है। ये डिग्री आसानी से नहीं मिलती भैया, और अब मैं नौकरी करना चाहती हूँ। रोहित बोला, नैना तुमने अपनी भाभी का फैसला सुन लिया ना, और वैसे भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अब अच्छा लड़का मिलना इतना मुश्किल है, और अगर मिल भी जाए तो वे दहेज बहुत मांगते हैं। तो अब जो भी लड़का मिलेगा उससे तुम्हारी शादी करके मैं भी अब इस बोझ से निपटारा चाहता हूँ, बस। नैना ने आश्चर्य से भाई की ओर देखा और बोली, भैया आखिर आपको और भाभी को मैं और माँ बोझ क्यों लगते हैं? समय बीता, रोहित की किसी मित्र ने उसकी बहन के लिए एक रिश्ता सुझाया। उस रिश्ते के बारे में मनीषा ने उसे बताया था कि वह रोहित से बोले। रोहित घर आकर अपनी पत्नी से चर्चा किया और बोला, मुझे ये परिवार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मनीषा बोली, आप भी बेकार में चिंता कर रहे हैं। क्या हुआ अगर लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है? कम से कम अपनी छोटी सी दुकान से अपने घर का खर्चा तो चलाता है, और सबसे बड़ी बात, वे दहेज नहीं मांग रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ आँख मूंद कर हाँ कर दो और जाकर अपनी माँ और बहन को अपना फैसला सुना दो कि अब इसी लड़के से नैना की शादी करेंगे। अब आप सोच क्या रहे हैं? हमारे पास लाखों रुपए नहीं हैं जो आपकी बहन को दहेज देकर विदा करे। पत्नी की बात मानकर रोहित अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ एक खुशखबरी है, नैना के लिए एक लड़का मिल गया है। हाँ, ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, पर उसकी अपनी दुकान है। घर में उसकी माँ और 2 बहनें हैं। नैना खुश रहेगी। माँ आप शादी की तैयारी करो। उर्मिला जी बोली, रोहित कैसा भाई है रे तू? तेरी एक ही बहन है, उसे भी कुएं में धक्का दे देगा क्या? कम से कम घर परिवार तो अच्छे से देख लेता। तेरी बहन अच्छी पढ़ी लिखी है, और मैंने सुना है कि लड़का बस 8वीं पास है। क्या उसके साथ वह रह पाएगी? कैसा भाई है तू? पहले माँ और अब अपनी छोटी बहन भी तुझे बोझ लगने लगी। रोहित बोला, माँ सिर्फ नैना और आप ही नहीं बल्कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी मेरी जिम्मेदारी है। मुझे उनका भी भविष्य देखना है। अब जो भी पैसा है अगर मैं नैना की शादी में लगा दूंगा तो मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा? यह सोचा है आपने? फिर मैं भी तो बहुत ज़्यादा नहीं कमाता हूँ, और मुझे तो ये रिश्ता ठीक ही लग रहा है। लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं है, इसलिए मैं तो हाँ करके आया हूँ। तो आप अपनी बेटी के मुँह में इतना स्वार्थी मत बनिए कि अपने बेटे बहू के बारे में ध्यान ही ना रहे। रसोई में काम कर रही नैना ये सब सुन लेती है और आकर कहती है, भैया आप मेरे जीवन का फैसला करने जा रहे हैं और मुझे एक बार भी पूछा तक नहीं। मेरी इच्छा और मेरी मर्जी का क्या कोई मोल नहीं? क्या आपको भी मेरी नौकरी करने से दिक्कत है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैं आप लोगों पर इतनी बोझ बन गई हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी के 2 साल भी आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। मेरे पास डिग्री है, और अगर मैं कमाऊँगी तो आपका ही तो हाथ बटाऊँगी। तभी मनीषा आई और बोली, सुन रहे हो इस लड़की की बातें? गज भर की जवान हो गई है इसकी, अब तो बस इस पर लगाम कसने की देर है, वरना हमारी जग हंसाई होगी, देखना। रोहित बोला, बस अब और कुछ और नहीं कहोगी नैना तुम? मैं और तुम्हारी भाभी ने फैसला ले लिया है कि तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी, और अब तुम्हें जो भी करना है अपने ससुराल में जाकर करना। हमारे सिर से अब ये बोझ उतरने दो। नैना बोली, भैया आप मुझे बार बार बोझ कहकर क्यों संबोधित कर रहे हो?
कल को आपकी भी बेटी बड़ी होगी तो क्या वह भी आपके लिए बोझ होगी? उसकी शादी भी जल्दी ही बिना उसकी मर्जी से आप कर देंगे? हाँ, कर भी सकते हैं। जो अपनी बहन और माँ को बोझ समझे उसके लिए अपनी बेटी किसी बोझ से कम थोड़ी ना होगी। नैना कहती रही पर उसके भैया भाभी बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से चले गए। सच कहा है किसी ने, पिता ना हो और बूढ़ी माँ असहाय हो तो एक बहन अपने भाई के लिए बोझ ही तो होती है। बहन अपने भाई के लिए होती है। आखिरकार भैया भाभी के दबाव में आकर नैना ने शादी के लिए हाँ कर दिया और अपने सपनों को टूटता देखा। वह उस दिन बहुत रोई, मानो वह घर और घर वाले सभी पराए हो गए हो। पर आखिरकार उसकी शादी मयंक से हो गई। नैना विदा होकर मयंक के घर आई तो देखा वहाँ का माहौल एकदम ही अलग था। घर परिवार में पढ़ाई लिखाई से किसी से कोई लेना देना नहीं था। एक दिन जब नैना ने सवाल किया तो सासू माँ बिमला जी बोली, लड़की को ज़्यादा पढ़ा कर क्या करना है? आखिरकार उसे चूल्हा चौका ही तो संभालना है और तुम भी अपनी ज्ञान की बातें चूल्हे में डालो और घर संभालो। वैसे भी हमें तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए ही नहीं थी, पर तुम तो हमारी मयंक को पसंद हो सो आ गई, इसलिए हमने भी हाँ कर दी, वरना लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। बिमला जी की बात सुनकर नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी रही सही उम्मीद भी अब उसे जाती हुई नजर आ रही थी। अब तक उसे लग रहा था कि कम दहेज लिया है तो यह लोग खुले विचारों के होंगे और हो सकता है किसी कारण से मयंक की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई होगी, पर यहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही था। यह तो वही बात हो गई कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। धीरे धीरे घर की हालत नैना के सामने आने लगी। एकमात्र उसका पति ही कमाने वाला था उस घर में। 2 ननद और सास थी। घर की हालत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन नैना पढ़ी लिखी थी। उसने पहले घर के हालात का पूरा जायजा लिया और अपने हिसाब से चलाने लगी। सास बिमला जी जवान की तेज थी, पर कोई प्यार से बात करे तो वह बात को समझती थी और मयंक भी कम ही बोलते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। नैना पढ़ी लिखी थी तो अपनी दोनों की पढ़ाई में मदद करती थी और पूरे घर की बागडोर उसने संभाल ली थी। कभी पति से भी ये शिकायत नहीं करती थी कि शादी के बाद तुम मुझे कहीं घुमाने क्यों नहीं ले गए, जिसके कारण मयंक नैना की बहुत इज्जत करने लगा था। समय बीतने लगा। शुरू में नैना ने सब कुछ समझा और फिर उसने एक दिन बिमला जी से कहा, मम्मी जी अभी तो मानवी मायरा छोटी हैं, कल दोनों स्कूल से कॉलेज जाएंगे, फिर उनकी शादी भी करनी होगी, तो जितने पैसे ये कमा रहे हैं क्या उसमें सब कुछ हो जाएगा? जितनी कमाई उनकी है उसमें तो बड़ी मुश्किल से घर चल पाता है और भविष्य के लिए कोई सेविंग भी हो नहीं रही है। जिंदगी की गाड़ी अगर एक पहिए पर ही चले तो सोचिए उस एक पहिए पर कितना बोझ बढ़ेगा। भाई अगर 2 पहिए पर गाड़ी चले तो एक दूसरे का बोझ कम हो जाएगा और भविष्य के लिए भी पैसे जमा हो जाएंगे। ईश्वर न करे अगर आपको या इनको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? बिमला जी थोड़ी देर चुप रही और सोचने लगी कि कहीं न कहीं नैना की बात सही है। आखिर मयंक भी तो अपनी ज़िंदगी जी नहीं पा रहा है, कोई खुश नहीं है। बिमला जी ने कहा, तुम कह तो ठीक रही हो, अब देखो ना मयंक के पिताजी जब से गए हैं तब से दोनों बहनें और मेरी जिम्मेदारी इस बेचारे के कंधे पर आ गई है। अब कोई दूसरा बेटा भी तो नहीं है जो हमारा सहारा बने, होता तो घर चलाने में आसानी होती। इतना कहते कहते बिमला जी की आंखें भर आईं। नैना बोली, मम्मी जी ज़रूरी थोड़ी है कि दूसरा बेटा हो तभी अपने भाई की मदद करे, और कहाँ लिखा है कि बेटा ही घर चलाता है? बेटी और बहू भी तो घर चला सकती है ना। अब देखो ना मैंने बीएड की डिग्री ली हुई है, आप जानती हैं मुझे भी स्कूल में अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सकती है और मेरी पगार भी बहुत अच्छी होगी। सुबह जाऊंगी और दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। अच्छा वेतन आएगा तो घर को भी सहारा मिल जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों नंदों का जीवन संवर जाए, और ये भी अकेले कितना कर पाएंगे। मुझे उनकी हालत देखकर बहुत दुख होता है। नैना की बात सुनकर बिमला जी के दिमाग में धीरे धीरे बात बैठने लगी। उस वक्त वह कुछ नहीं बोली पर गुस्सा भी नहीं हुई। अगले दिन जब बिमला जी की दोनों बेटियां स्कूल जा रही थी तब बिमला जी की नज़र उनके बैग पर पड़ी जो बुरी तरीके से फट चुके थे। बिमला जी ने कहा, मानवी मायरा
तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे बैग फट चुके हैं, तुम्हारे भैया नया ला देते। तो मानवी बोली, माँ हमने भैया को बताया था और वह बोले अभी इसी से काम चला लो, अगले महीने थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे तो दिलवा देंगे। उस पर मायरा बोली, माँ भैया हमेशा ऐसे ही करते हैं, हर ज़रूरत को अगले महीने पर टाल देते हैं, क्या उनके पास पैसे नहीं होते। इतना कहते कहते दोनों बहनें उदास होकर स्कूल चली गईं। दोनों बेटियों को उदास देखकर बिमला जी गंभीर हो गई और नैना के प्रस्ताव पर सोचने लगी। शाम को जब घर में सभी लोग मौजूद थे तब बिमला जी सबके सामने नैना से बोली, बहू क्या तुम सच में नौकरी करना चाहती हो? अगर तुम खुद नौकरी करना चाहती हो तो अब हमें कोई एतराज़ नहीं है, पर क्या घर और बाहर तुम दोनों संभाल पाओगी? वैसे घर संभालने में तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, जीवन की गाड़ी सही चलने लगेगी तो कम से कम मयंक का थोड़ा तो बाहर कम होगा। बिमला जी की बात सुनकर नैना बहुत खुश हो गई। उन्हें गले से लगाकर नैना ने उनका आशीर्वाद लिया और अगले ही दिन अपने दस्तावेज लेने के लिए अपने मायके चली गई। इतने दिनों बाद नैना मायके आई थी, पर उसकी भाभी के चेहरे पर जरा सा भी खुशी नहीं था। वह ताना मारने लगी, अरे क्या हुआ ससुराल में, मन नहीं लग रहा जो मायके आ गई? बड़ी मुश्किल से तो इस घर के बोझ को हटाया था, कहीं लड़ झगड़ कर यहाँ रहने तो नहीं आई हो? अगर ऐसा किया है तो भूल जाओ। नैना ने अपनी भाभी की बातों की कोई परवाह नहीं की और अपनी माँ उर्मिला जी के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हुए बोली, माँ मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी सास मेरी नौकरी के लिए राजी हो गई है, तो मैं अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट और जो भी मेरी डिग्री है मैं बस वही लेने आई हूँ। उर्मिला जी बोली, मुझे बहुत खुशी हुई बेटा कि तुम्हारे जीवन की गाड़ी सही रास्ते पर चल रही है। वह तो कुछ लोगों की आंखों में तो चुभ रही थी और वह कभी चाहते ही नहीं थे कि तुम नौकरी करो और अच्छी ज़िंदगी जियो, पर ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। मनीषा बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी सास तो पढ़ी लिखी बहू भी नहीं चाहती थी, तो तुम्हारी नौकरी करने पर वह कैसे राजी हो गई? जरूर तुमने लड़ाई झगड़ा किया होगा। नैना बोली, जो समझना चाहता है उसे ही बात समझ में आती है। यहाँ तो मैं खुद कह कर थक गई थी, पर किसी ने मेरी बात नहीं समझी। अब ससुराल ही मेरा घर है और वह मेरे अपने हैं, तो मैं अपने घर की बात अपने तक ही रखना चाहती हूँ। इतना कह कर नैना वही शांतिपूर्ण ढंग से अपना सामान लिया और अपने ससुराल के लिए जाने लगी। जाने से पहले वह मनीषा से बोली, भाभी आपने तो बहुत कोशिश की थी मेरी ज़िंदगी नर्क बनाने की, पर मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी संवारूंगी। इतनी मेहनत से दिन रात एक करके जो मैंने पढ़ाई पूरी की थी उसे इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं अपने पैरों पर एक दिन ज़रूर खड़ी होकर दिखाऊंगी और उस दिन आपका चेहरा देखने लायक होगा। भले ही मेरे भाई और आपने मुझे बोझ समझा, पर मेरा पति मुझे बोझ नहीं समझता। मनीषा ने उत्सुकता से पूछा, वैसे तुम्हारी पगार कितनी होगी? नैना मुस्कुराकर बोली, अब कितनी भी पगार मिले वह आप लोगों के लिए नहीं होगी, अब मेरी सारी कमाई मेरे ससुराल वालों के लिए ही होगी। अब तो 1 रुपया भी देखने ना दूंगी। ये कहकर नैना वहाँ से चली गई। कुछ दिनों की मेहनत और इंटरव्यू के बाद नैना को एक अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। अब नैना भी अच्छा खासा कमाने लगी तो घर की स्थिति भी सुधरने लगी और घर वालों की ज़रूरतें भी। मयंक इतने अच्छे थे कि नैना अपने आप को उनके करीब जाने से रोक भी नहीं पाई। फिर वक्त बीता, नैना का एक बेटा हुआ और धीरे धीरे उसका प्रमोशन होता गया। अब वह सीनियर टीचर बन गई। उनके सहयोग और कड़ी मेहनत से देखते ही देखते नैना स्कूल की प्रिंसिपल बन गई और कुछ सालों बाद उसने अपनी दोनों ननद का कॉलेज में दाखिला करवाया और धीरे धीरे उनकी पढ़ाई भी पूरी होती गई। इधर विमला जी को अपनी बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी और वह जल्दी से जल्दी दोनों की शादी कर देना चाहती थी। कुछ समय बाद नैना के मायके से खबर आई कि उसकी माँ उर्मिला जी नहीं रही और उसके भाई रोहित का एक्सीडेंट में एक पैर कट जाने की वजह से उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। उस खबर ने नैना को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने बेटी होने का फ़र्ज निभाया और भाई के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी माँ की अंतिम क्रिया, कर्म और भोज सब में बढ़ चढ़कर शामिल हुई। जब नैना वहाँ से जा रही थी तो अपने भाई और भाभी से बोली, भैया भाभी आप लोगों ने तो मुझे बोझ समझा,
पर मैं आपके बच्चों को बोझ नहीं समझती। आपकी बेटी की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। उसे अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगी ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ये सुनते ही मनीषा शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। वह नैना के पैर पकड़कर बोली, नैना मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा बहुत गलत समझा, शादी भी ज़बरदस्ती करवा दी और आज तुम मेरी बेटी के लिए इतना सोच रही हो। नैना बोली, भाभी जो हुआ उसे भूल जाइए, अब तो माँ भी नहीं रही तो इस घर में मेरा आना जाना तो उतना नहीं हो पाएगा। तो बस आप भी अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचिए और मुझसे जितना हो पाएगा मैं मदद करूँगी। इतना कहकर नैना वापस अपने ससुराल आ गई। समय बीता। एक दिन बिमला जी बोली, मयंक अब अपनी बहनों की शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू करो। नैना बोली, नहीं मम्मी जी, पहले दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर जाकर उनकी शादी के बारे में सोचेंगे। बिमला जी ये बात मान नहीं रही थी तो नैना बोली, मम्मी जी मेरी नंदे मेरे लिए बोझ नहीं है जो मैं उनकी शादी करके उनसे पल्ला झाड़ लूँ। इनको मैंने अपनी छोटी बहन की तरह समझा है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक ये दोनों अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाएं, तब तक मैं उनकी जिम्मेदारी उठाऊंगी ताकि ये आगे चलकर बेहतर जिंदगी जी पाएं। बिमला जी बोली, वह तो अपने ससुराल जाकर लोग कर सकते हैं जैसे तुमने किया। नैना बोली, नहीं मम्मी जी, यहाँ आप मुझे माँ के रूप में मिली, आपने मेरी बात समझी, पर ज़रूरी तो नहीं कि इन्हें भी ससुराल में आप जैसी सास मिले। तो हम क्यों दूसरों के सहारे अपने सपने पूरे करें। इन्हें इतना मजबूत करके उनके घर भेजेंगे ताकि मुसीबत आए तो ये पूरी तरीक़े से तैयार रहे और उनका सामना कर सके। जो दुख और ताने मैंने सहे हैं मैं इन लोगों को कभी सहने नहीं दूंगी। इतना कहते कहते नैना की आंखें भर आई। मयंक नैना के कंधे पे हाथ रखकर बोला, नैना मैं जानता हूँ तुम भाभी नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन बनकर सोच रही हो। मुझे तुम पर गर्व है। बहुत अच्छा हुआ जो तुम मेरे जीवन में आई। तुम ना होती तो मेरे घर की स्थिति क्या से क्या हो जाती और ऐसी ज़िंदगी की तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और सपने देखना तुमने हमें सिखाया। बिमला जी आगे बढ़कर बोली, बहू मैं तो भूल ही गई थी कि तुमने भी अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। चलो ठीक है, अब जैसा तुम और मयंक चाहें वैसा ही होगा। अब जब तुमने अपनी नंदों को अपनी बहन मान ही लिया है तो तुम इनका भला ही सोचोगी। समय बीता। नैना ने मानवी और मायरा के साथ साथ अपने भाई की बेटी की ज़िंदगी भी संवारी। आज उसने एक अच्छी भाभी और बहू होने के साथ साथ एक जिम्मेदार पत्नी होने का भी फर्ज निभाया और समाज को एक नया संदेश दिया कि माँ और बहन किसी पर बोझ नहीं होती। उधर रोहित का ठीक से इलाज न होने के कारण उसका पैर काटना पड़ गया। अब तो रोहित चलने फिरने में असमर्थ हो गया तो काम कैसे करे। काम नहीं करेगा तो अपने परिवार वालों को क्या खिलाएगा। रोहित अब सोच सोच कर परेशान होता कि वह ऐसा क्या करे कि उसके परिवार का भरण पोषण कर सके। वही मनीषा को अपने द्वारा किए गए एक एक दुर्व्यवहार और एक एक कड़वे शब्द याद आ रहे थे जो उसने अपनी सास और ननद के लिए बोले थे। वह दिन रात पछतावा करती कि काश वह उन दिनों अपनी सास और ननद के साथ अच्छा व्यवहार कर ली होती। जब उसके पास पैसे थे, सुख सुविधा था तो उसने अपनी सास और ननद को बोझ समझा। अब वह खुद ही बोझ के रूप में हो गई थी क्योंकि वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि उसे कहीं अच्छी नौकरी मिल सके और किसी के घर नौकरानी वाले काम भी नहीं कर सकती थी क्योंकि इज्जत का सवाल था। कुल मिलाकर उसके जीवन में एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ गड्ढा, ऐसी स्थिति थी। एक समय तो ऐसा आया कि मनीषा के घर में एक टाइम का खाने का अनाज नहीं था तो उसे मजबूरन नैना के सामने हाथ फैलाना पड़ा। वह रोती गिड़गिड़ाती नैना के पास गई और अपनी दयनीय स्थिति के बारे में बताया। नैना तो उसे 1 रुपया भी देना नहीं चाहती थी, लेकिन जिस मयंक को मनीषा ने अनपढ़ गवार और गरीब भिखारी कहकर उससे सोनम की शादी करवा दी थी, उसी मयंक ने उदारता दिखाते हुए कहा, नैना तुम तो कई लाखों भिखारियों की मदद करती रहती हो तो ये लोग तो फिर भी अपने हैं, दे दो 2-4 लाख रुपए इन्हें भी। मनीषा अपना सर नीचे किए शर्म से पानी पानी हो रही थी। वही नैना अपने घर के अंदर गई और 500 की गड्डी से भरा एक बैग लाकर अपनी भाभी के मुंह पर दे मारा और कहा, लो भाभी, इन्हीं पैसों के घमंड में आपने मुझे बोझ कहा था ना, चलो आज उस बोझ का कर्ज उतार रही हूँ, जाइए और भैया का इलाज करवा लीजिए और आइंदा से कभी ये मत कहिएगा कि कोई भी बेटी या माँ
किसी के ऊपर बोझ होती है। मनीषा ने चुपचाप पैसों का बैग लिया और वहाँ से चली गई। उसे आज अपने किए पर बहुत पश्चाताप हो रहा था कि काश उसने अपनी ननद की पढ़ाई की कदर की होती, काश देवी समान अपनी सास की सेवा की होती तो उसे आज ये दिन न देखना पड़ते। लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।